आ जाओ। और आज आपका जो एडवांस मैथ्स का सेशन है आज से वो 11 बजे रहेगा, है ना, यानी 1 घंटे का गैप, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में वापस से मिलने वाले हैं। शाम का काम आज से खत्म। चलिए, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है। एस टी को उतनी धनराशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम धनराशि क्या होगी जिससे उसे इस लेन देन में कोई हानि ना हो? क्या कहते हैं आप? अच्छा, कल के जीडी के वीडियो में अच्छा लगा, मजा आया। चलो देखो क्या हो रहा है। आर जो है एस को कुछ धनराशि उधार देता है, तो आर से कुछ पैसा एस के पास जाता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है। एस जो है आर को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है, यानी दोनों में 17,000 रुपए एक प्रकार का ब्याज हो सकता है, एक प्रकार का लाभ हो सकता है। एस टी को उतनी धनराशि, यानी इसमें वापस जितना पैसा इसने दिया इतना ही पैसा एस जो है वो किसको देता है? टी को देता है, जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। अब देखो क्या हुआ, इनका यह कहना है कि आर ने पैसा दिया एस को, और जितना पैसा दिया उतना ही पैसा एस ने टी को दिया। आर जब वापसी की बारी आती है तो टी एस को 8.5% देता है और एस जो है आर को 17,000 रुपए वापस देता है। यानी यहां पर यह कहना चाहते हैं जब आपने एक जैसा ही पैसा उधार दिया है तो जब ये 8.5% दे रहा है तो ये भी 8.5% दे रहा होगा, जब ये 17,000 दे रहा है तो ये भी 17,000 दे रहा होगा। तो कहने का मतलब मात्र इतना है कि 17,000 रुपए या 8.5% दोनों ही स्थितियों में बराबर है। तो 100% क्या होगा? 100% 2 लाख होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है। 8.5 का डबल 85 का डबल 170 होता है, 2 बार कटेगा, 2 लाख आपका आंसर माना जाएगा। क्लियर है? करेक्ट। समझ आया? कॉपी पेस्ट ना करें भाई, पढ़ने पे अब ध्यान लगाएं, अब बातें नहीं करेंगे हम। इसने जितना पैसा इसको दिया उतना ही इसने दिया, तो अगर ये 8.5% दे रहा है तो ये भी 8.5 देगा, ये 17,000 दे रहा है तो ये 17, यानी 8.5% की वैल्यू 17,000 के बराबर है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लैंग्वेज, हाँ ये तो है, लैंग्वेज बड़ी खतरनाक थी ना। अच्छा राहुल, अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा, उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेचा। भोला ने 10% की हानि पर चंदन को बेचा, चंदन ने 10% के लाभ पर 1188 में बेचा। देखो अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने क्या करा कि उस पर 110 रुपए और खर्च कर दिए। कंप्यूटर कितने का था नहीं पता, लेकिन उस पर कितना खर्चा कर दिया? 110 कर दिया। तो कंप्यूटर ओवरऑल कितने का माना जाएगा? x प्लस 110 का, इतने रुपए का कंप्यूटर है। फिर उसने 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट, यानी 6/5। फिर भोला ने 10% की हानि पर बेचा, 10% की हानि यानी 10 में से 1 जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। फिर चंदन ने 10% के लाभ पर बेचा, यानी 10 पर 1 का प्रॉफिट हो जाएगा तो 11, और अल्टीमेटली वो कितने में बिका है? 1188 में। क्या इतनी बात समझ में आई? जितने का भी है उस पे 110 रुपए उसने और एक्स्ट्रा खर्च करे, तो x रुपए की चीज है लेकिन 110 रुपए और खर्च करे तो टोटल लागत जो है x प्लस 110 ही मानी जाएगी, है ना।
फिर 20% का लाभ, 5 पर 1 का प्रॉफिट 6, 10% का नुकसान, 10 में से 1 गया 9, फिर 10% का प्रॉफिट, 10 में 1 जुड़ा 11। मतलब आपके लिए बस ये नया है, बाकी तो हम सब कुछ पहले भी कर चुके हैं, तो कुछ नया आपके लिए है नहीं। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने पुरानी क्लासेस सारी देखी हुई है, जो भी इस समय पढ़ रहा है उसने पुरानी क्लासेस देख ली होगी, है ना। चलिए काटापीटी करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो 11 से पहले इसको उड़ा देते हैं हम। तो अगर 11 से उड़ाओगे तो 11 इंटू 9 99, ठीक है, या 11 इंटू 10 हो जाएगा ना, 11 इंटू 10, तो पहले तो इसमें 10 बार भाग जाएगा और 8 बार जाएगा, 108 बार कट रहा है क्या, है ना। 11 से ये 108 बार कट गया। फिर आप अगर जाओगे तो 9 इंटू 6 54, और 54 का दुगना 108 होता है। तो आंसर ही आ गया भाई आपका, है ना। और कुछ है क्या यहां पर। तो अब अगर यहां जाओगे तो ये आ गया 5 का दुगना 10, 10 10 10 यानी 1000, 10 और 10 100, 5 दूनी 10, 1000, तो ये आ गया 1000। 1000 में से 110 घटा दो, तो एक्चुअल में जो शुरुआत में कंप्यूटर था वो कितने का था, 890 का, 890 का। सी आपका आंसर है 890। ओके, हम्म, समझ गए। चलो आगे। बराबर क्यों मानते हैं, क्योंकि जब किसी चीज पे आपने प्रॉफिट फिर लाभ हानि कमाते कमाते आखिरी में जितने में भी बेचा वो उसकी वैल्यू होती है, उसका रिजल्ट होता है, इसलिए उसको बराबर कर देते हैं। इसमें डिजिटल सम इसलिए नहीं लग सकता था क्योंकि 9 था, 9 नीचे जाएगा तो डिजिटल सम लगने नहीं देगा। ठीक है, चलिए। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों में गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले दूसरे में इतना लाभ कमाया तो तीसरे में कितना कमाया। देखो आप इसको ऐसे समझो कि लकड़ी की जो कीमत है वो 3 लोगों से होकर गुजरने के बाद टोटल 65% बढ़ती है। ये क्या है, ओवरऑल 65% बढ़ती है। तो आप समझना, हम ऐसे चलेंगे कि भाई हमें पता है कि हर चीज 100 होती है, जब ये 3 हाथों से गुजरेगी तो उसके बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 165। ध्यान से सुनना, 3 हाथों से गुजरने के बाद उसकी कीमत कितनी परसेंट बढ़ जाती है, 65% बढ़ जाती है। यानी अभी 100 है तो वो 3 बार प्रोसेस होकर 165 हो जाएगी, 65% कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, इन्होंने कहा कि 2 की कीमत तो हमें पता है, एक बार 20% बढ़ी तो 20% का मतलब क्या होता है, 6/5, 5 पर 6। 25% बढ़ी या 25% का लाभ हुआ तो 25% यानी 1/4, 4 पर 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन भाई तीसरा वाला गायब है ना। मुझे नहीं पता कि ये तीसरा वाला क्या है। यहां पर मैं क्या लिखूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहां पे 100 और यहां पे आप 100 प्लस x कुछ भी लिख सकते हो, या आप पूरा भी अगर ना लिखो तो भी चलेगा, सब स्थिति में आंसर आपका आ जाएगा। चलें सॉल्व करते हैं। तो आपका 5 से 5 गया, ओके। और क्या कर सकते हो, 4 से इसको उड़ाओगे, आंसर इसका दशमलव में आने की संभावना है क्योंकि पूरा पूरा कटता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या। हाँ, या फिर हो भी सकता है, चलो देख लेते हैं। तो 4 से अगर मैंने इसको उड़ाया तो 4 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, ये हो गया आपका 25 बार। फिर हम क्या करें, 5 से कैंसिल करें तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार,
और 5 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 × 3 15 और 5 × 3 15, ये आ गया। फिर 3 से उड़ाते हैं तो 3 का दुगना 6 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 11 बार। बहुत बढ़िया। अब कुछ मत करो, आंसर आपका आ गया। x बटे वाई को यहीं रहने दो। 5 का दुगना 10, ये नीचे आ जाएगा, 11 ऊपर पहले से है, यानी इस x बटे वाई की जगह 11 बटे 10 लिखेंगे, यानी 10 से 11 होगा। 10 से 11 होने का मतलब है 1 की वृद्धि, यानी जो तीसरा वाला है वो कितना परसेंट है? 10% है। 11 बटे 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11 होने का मतलब है 1 का इंक्रीमेंट 10 पर, तो 1/10 10% की वृद्धि। क्लियर है? समझ आया? मिक्सर इरिगेशन नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक। चलिए आगे पढ़ लो भाई इसको एक बार अच्छे से। हम्म। ओके। चलिए, एक कंपनी ने 5% के लाभ पर एक व्यापारी को 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल बेची। 40,000 की मोटरसाइकिल। फिर व्यापारी ने 12% के लाभ पे ग्राहक को, ग्राहक ने व्यापारी को 25% की हानि पर बेच दिया। व्यापारी ने पुरानी मोटरसाइकिल 5% लाभ पर एक नए ग्राहक को बेच दी, तो नए ग्राहक ने किस कीमत पर? कुल मिला के 4 बार चीज जा रही है। तो देखो 40,000 रुपए की चीज है। सबसे पहले कंपनी ने व्यापारी को 5% लाभ पर बेचा। अब आपकी अभी तक इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 20 और 21 आप डायरेक्ट लिख सकें। 5% का मतलब 1/20, 20 पर 1 का प्रॉफिट, 20 से हो गया 21। व्यापारी ने 12% के लाभ पर बेचा, तो डायरेक्ट लिख दो 112/100। ठीक है। कुछ वर्षों के बाद ग्राहक ने व्यापारी को वापस 25% की हानि पर बेचा, यानी कितना हो गया? 3/4। फिर व्यापारी ने वापस 5% के लाभ पर बेचा, तो वापस से लिख दो 5% का लाभ, यानी 20 से 21। तो ये सब होने के बाद कितने में वो मिलेगी, ये आपसे पूछा गया है ना? तो आंसर इसका जो है एग्जैक्ट यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो इस प्रकार का मुझे दिख रहा है। तो एक काम किया जाए, ठीक है। हम्म। चल, काटा पीटी करते हैं। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे? 0 0 0 और 0, 4 जीरो से ये 4 जीरो गए। ठीक है। इस 4 से इस 4 को मैंने उड़ा दिया। फिर 2 दुनी 4 से इसको उड़ाया, तो 4 दुनी 8 और 4 × 8 32, ये चला गया। तो अब मेरे पास बचा है 21, 28, 3 और 21। 21 का भी 3 गुना कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 63। अब मैंने यहां पर यह देखा कि यहां पे यूनिट डिजिट 2 की तो मैच हो रही है, लेकिन 2 की अलग जा रही है। तो कोशिश करते हैं कि क्या यूनिट डिजिट हो सकता है। इसको हल करने पे लास्ट में 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये हो गया 8 एकम 8, 8 तिया 24, आखिरी में 4 आएगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो आखिरी में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो बचना ही नहीं है। ये आपका आंसर है, 37044 आपका आंसर। ठीक। डिजिटल सम भी मत लगाओ, यूनिट डिजिट लगाओ।
क्या लगाओ? यूनिट डिजिट, जिसको हम कहते हैं इकाई अंक। थ्री सेवन जीरो डबल फोर। ठीक है, चलिए आगे चले। फिर एक और लगभग सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ भाई, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई। हाँ, तीन विक्रेताओं से गुजरते हुए एक वस्तु के मूल्य में 195% की वृद्धि हुई। पहला दूसरा इतना है तो तीसरा कितना होगा? चलिए, अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था कि भाई हमें नहीं पता वो कितने की थी, तो 100 मान लिया। उसमें 3 बार प्रोसेसिंग होगी, और 3 बार प्रोसेसिंग होने के बाद 195% की वृद्धि होगी। 195% होना और 195% की वृद्धि होना, इसके दो मतलब निकलते हैं। ठीक है, पर यहां पे अगर 195% की वृद्धि कर देंगे तो ये 295 हो जाएगा, और 20 और 25 के बाद ये नहीं हो पाएगा। यहां पे आप थोड़ा सा चेंज करिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये केवल 95 होगा तभी आंसर आएगा। 195 के लिए मुझे 295 लिखना पड़ेगा, और इन दोनों के बाद ऑप्शन को देखते हुए 295 नहीं आ पाएगा, है ना। देखो, आपको दोनों बातें बताता हूं। अगर ये बोलते कि 95% बढ़ जाती है और 195% हो जाती है, 195% हो जाना एक अलग बात है, और 195% की वृद्धि होना अलग बात है। ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर पहली बात करूं, तो अगर कोई चीज 100 है तो वो 195 हो जाएगी, अगर इन्होंने कहा कि उसमें 95% की वृद्धि हुई। 195% हो गई। अगर 195% की वृद्धि हो गई, यानी 195 जोड़ के वो कितना हो जाएगा? 295। दोनों बातें समझ में आई आपको? कोई संख्या 195% हो गई, यानी अभी 100 थी, अब 195 हो गई। 195% बढ़ गई, यानी 100 से 195 और जोड़ के 295 हो गई। ये दो बातें हैं। तो यहां पे 20 और 25 के बाद इन ऑप्शन के आधार पे 295 नहीं हो सकता है, तो 95% की वृद्धि कहलाएगी, और 95% की वृद्धि यानी क्या हो जाएगा? 195। पहले 20% की वृद्धि हुई, तो आप कुछ भी लिख लो यहां पे चाहो तो, या आप ऐसा करो, नीचे दोनों में 100 आना है तो इसको आप 100 और 120 लिख लो, इसको आप 125 और 100 लिख लो, और तीसरा वाला आपको पता लगाना है ना। तो 100 से आपका 100 गया, एक जीरो से एक और जीरो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप 5 से उड़ाओ, तो 5 से ये कैंसिल होगा 25 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 39 बार, 39। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो? इसके बाद 5 से उड़ा दो इसको फिर से 5 बार, और इसको उड़ा दो 5 से 2 बार, 2 से उड़ाओ 6 बार, 2 से उड़ाओ 3 बार, 3 से उड़ाओ 2 बार, और 3 से इसको कैंसिल करो तो 13 बार। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो यहां पे आपके पास बचा केवल एक्स और वाई। यहां पर बचा आपके पास 13, और 5 का दुगना 10 नीचे आ गया। 10 से 13 होने का मतलब है 30% की वृद्धि, इंक्रीज्ड बाय 30%, 30% की वृद्धि। आया क्या समझ में? 30% इंक्रीज्ड। आया समझ में? ठीक है ना।
सेम क्वेश्चन हमने किया था। 10 से 13 मतलब 3 की वृद्धि 10 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा आपका 30%। चलें और आगे। एक व्यक्ति ने, अच्छा टाइप चेंज हो गया है, ठीक है, टाइप चेंज हो गया है तो थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 3,000 रुपए की दो साइकिलें खरीदी प्रत्येक की, इसका मतलब क्या है कि उसने दो साइकिल खरीदी और हर एक का मूल्य 3,000, यानी पहली भी 3,000 की, दूसरी भी 3,000 की। प्रत्येक शब्द पे आपने ध्यान दिया, प्रत्येक 3,000 की है, यानी दोनों की कीमत 3,000 है। एक को 10% के लाभ पर बेचता है, एक को कितने की हानि पर बेचे, ताकि 20% का क्या हो जाए, उसको लाभ हो जाए, उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब इसमें कुछ परेशान होने की दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम क्या करेंगे समझना, देखो अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, अगर विक्रय मूल्य समान है, तो आप याद करो मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको करवाया था कि अगर दो चीजें हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर प्रश्न प्रतिशत में है, ऑप्शन प्रतिशत में, तो रुपए की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि कॉस्ट प्राइस सेम हो। दोनों 3-3 हजार की है, अगर दोनों की कीमत अलग अलग होती ना तो हमें डिटेल में सॉल्व करना पड़ता। दोनों सेम की है तो हम कुछ नहीं करेंगे। दो साइकिल है, मुझे ओवरऑल 20% कमाना है, यानी मुझे 40% कमाना है। एक साइकिल पर 10% कमा चुके हैं, तो 10% भैया कमा लिया है। कितना परसेंट कमाना और बाकी है, आंसर। एक साइकिल पर 10 कमा लिया है, कुल मिलाकर 20 कमाना है, तो कुल मिलाकर दो साइकिल है, 2 पर 20, 40 में से 10 गया, 30% और कमाना है। बात खत्म। बोलो। ठीक है, आप यहां पर जरूर मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते थे। एक साइकिल को 10% के लाभ पर एक को कितने पर बेचें कि कुल मिलाकर 20% का लाभ आए, जबकि दोनों की कीमत सेम है। दोनों 3-3 हजार की है, 3-3 हजार यानी सेम। तो अगर इन दोनों में 10 का अंतर है, अगर इधर 10 का अंतर है तो इधर भी 10 का होगा, ये छोटा है तो इधर बड़ा होगा, 20 में 10 जोड़ दो, इधर आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो यहां मिक्सचर एलिगेशन लग सकता था। समझे, एक पर 10, एक पर कितना, ओवरऑल 20, और दोनों की कीमत सेम है, यानी 1:1। तो यहां 10 है तो यहां भी 10, 20 में 10 जोड़ दो, 30। ऐसे भी कर सकते थे। आगे ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पे हमें रुपए को लेना पड़ेगा अगर कीमत अलग अलग होगी तो। फिर से बहुत अच्छा सवाल, ये मैं इसका कॉन्सेप्ट 1 या 2 क्लास पहले बता चुका हूं, जो रेगुलर होंगे उन्हें याद आ गया होगा। 1,500 रुपए क्रय मूल्य वाली 4 वस्तुएं खरीदी। देखो फिर अच्छी बात क्या है कि हर वस्तु, टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 4, और हर एक की कीमत कितनी है, 1,500। तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि बिना रुपए को यूज करे प्रश्न को सॉल्व कर दें, है ना, रुपये को यूज ना करना पड़े, परसेंटेज परसेंटेज में ही काम खत्म हो जाए। टोटल हमारे पास 4 चीजें हैं, एक पर 40% का लाभ हुआ, एक पर 30% की हानि हुई, एक पर फिर लाभ हुआ, एक पर हानि हुई। तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या है। देखो दो चीजों पे प्रॉफिट है, एक पर 40 का प्रॉफिट, एक पर 38 का प्रॉफिट, तो टोटल 78% का प्रॉफिट है दो चीजों पर। एक पर 30% का लॉस, एक पर 16% का लॉस, तो ओवरऑल 46% का लॉस। चार चीजों में से दो पर प्रॉफिट है, दो पर लॉस है ना। तो दो पर अगर प्रॉफिट है तो 40 में आप 38 जोड़ दो, 78, 30 में आप 16 जोड़ दो तो 46। अगर 78 में से 46, भाई आपने दो चीजों पर कमाया, दो चीजों पर नुकसान उठाया, 8 में से 6 गया, 7 में से 4 गया, यानी 32% तो अभी भी आपके हाथ में आ रहा है। पर मैंने पहले ही बताया है कि इसको जितनी चीजें हैं उससे भाग देना है। तो हमारे पास 4 चीजें हैं, तो ये 4 में बटेगा, यानी शुद्ध जो लाभ माना जाएगा, ओवरऑल जो लाभ माना जाएगा, वो कितना माना जाएगा, 8। तो कुल मिलाकर उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, 8% का, 8% प्रॉफिट। ठीक है,
समझ गए भाई? 78 आया, 46 गया, 32 अभी भी बचा है, और ओवरऑल हमारे पास कितनी चीजें हैं? चार। चार में बटेगा तो शुद्ध जो मुनाफा माना जाएगा दैट इज 8%, 8%। वेरी गुड। तो रुपए की जरूरत नहीं थी। एक व्यक्ति 4,000 रुपए प्रति चश्मा, और कितने चश्मे हैं? 3 है, तो इस बार 3 चीजें हैं। पहले चश्मे को 30% का लाभ, एक चश्मा गया 30% के प्रॉफिट पर, दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो एक पर हुआ 10% का नुकसान, और तीसरा चश्मा फिर 10% की हानि पर बेचा, तीसरा फिर 10% की हानि पर बेचा। तो ये बोल रहे हैं पूरे लेन देन में क्या मिला भाई? एक प्रॉफिट पे गया और 2 लॉस पे गए, तो 30 में से 20 गया, मेरे पास अभी भी 10% बच रहा है। 30 आया, 20 गया, 10 बच रहा है, और चश्मे कितने हैं? 3। तो 3 से भाग दे देंगे, 1/3% का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। 3.33 आंसर है। ठीक है, जितना होगा उतने में बटेगा, यह बात आप सभी को ध्यान रखनी है। चलें आगे। आओ भाई। मोना ने आभूषणों के 2 सेट 4,000 में खरीदे। एक को 8% के लाभ पर, दूसरे को 6% की हानि पर। इस पूरे लेन देन में क्या लाभ या हानि हुआ? इस बार आपका मन करेगा कि 8 में से 6 गया 2, लेकिन कहां से 2? नीचे रुपए हैं। अगर ऑप्शंस परसेंटेज में होते तो हम आंसर परसेंटेज में दे सकते थे, बट अब क्या है? रुपए को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने क्या कहा है कि आपको रुपए में आंसर देना है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगेन, बिकॉज दोनों ही 4,000 में खरीदे हैं। जब अलग अलग होगा ना, तब हमें डिटेल में करना पड़ेगा। दोनों को 4,000 में खरीदा है, बहुत अच्छी बात है। एक पर 8% आ रहा है, 8% आया, और एक पर 6% गया, यानी मुझे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। बोलो हां। तो किस पर? 4,000 पर। 4,000 पे 2% का लाभ हो रहा है, यानी ओवरऑल 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 80 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है भाई, 8% आया, 6% गया, 2% का प्रॉफिट है किस पर? 4,000 पर। 4,000 का 2%, आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, मैं बता देता हूं क्या आएगा। आपके मन में आएगा कि सर 2% तो आ गया, लेकिन ये तो 2 में बटना चाहिए, तो 1% का प्रॉफिट, ये भी ठीक है, ऐसे कर लो। अगर ऐसे करोगे तो देखो, दो चीजें हैं, पहली भी 4,000 की है, दूसरी भी 4,000 की है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 का 1% निकाल लेना, आंसर आपका तब भी 80 आएगा। फिर दो चीज लो ना, 4,000 की दो चीजें। हमें अगर 4,000 एक बार लेंगे तो 2% निकाल लो, 8,000 लोगे तो 1% निकाल लो। आया समझ में? डिवाइड कर लो आप। 2% दो चीजों में बटेगा, शुद्ध लाभ 1% का माना जाएगा। तो दो चीजें हैं, पहला भी 4,000 का, दूसरा भी 4,000 का, तो टोटल 8,000 पर 1% कमाओगे। 8,000 का 1% कितना हो जाएगा? 80। शायद अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक। हम्म। अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। एक को 14% की हानि पर बेचा, दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब वापस से आपके सामने वही स्थिति आने वाली है। सारे प्रश्न पढ़ने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको बहुत बारीक सा अंतर खोजना पड़ेगा। लाभ हानि में यह दिक्कत आती ही है, क्योंकि प्रश्न इतने ज्यादा प्रकार के हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है।
कभी बोलेंगे समान क्रय मूल्य पर खरीदा लेकिन बेचा अलग अलग, कभी बोलेंगे समान अलग अलग क्रय मूल्य पर खरीदा लेकिन उन्हें बेचा एक ही मूल्य पर, मतलब कुछ भी कभी भी उठा के आपको बोल सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि खरीदा समान क्रय मूल्य पर और बेचा भी समान विक्रय मूल्य पर। ठीक है, अब यहां पे एक नई लाइन आ गई है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, सेम है। तो इसको ध्यान रखना कि जब इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, इतनी इंग्लिश तो आप कर ही लोगे कि जब विक्रय मूल्य कैसा हो, विक्रय मूल्य बराबर हो। तो देखो बहुत आसानी से हम चीजें करेंगे। अब यहां पे एक चीज और बताता हूं, 624 में दो वस्तुएं खरीदी, इसका यह मतलब नहीं है कि 624 में दोनों सेम रेट पर खरीदी है। 624 में दो चीजें खरीदी, दोनों की कीमत अलग अलग होगी। कौन सी चीज कितने की है मुझे नहीं पता, बात समझ में आ रही है। अब ऐसे मत करना कि पहली भी 624 की दूसरी भी 624 की, नहीं, 624 में दोनों का प्राइस इंक्लूड है और कौन कितने का है वो नहीं पता, ऐसा बोल रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप क्या लिखेंगे कि भैया पहले चलो लॉजिक बेस बताता हूं। एक को ए मानो, एक को 14% की हानि पर बेचा। 14% की हानि पर बेचा का मतलब क्या हो गया, 14% की हानि पे बेचने का मतलब 86% हो गया। एक को 14% के लाभ पर बेचा तो 14% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या हो गया, 114% हो गया। एक की कीमत ए है, एक की कीमत बी है, मैंने इसको 86 पे बेचा, मैंने इसको 114 पे बेचा। बीच में बराबर क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का मूल्य बराबर हो जाता है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो जाता है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाता है ना। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये ए है ये बी है। ओके भाई, इसको 2 से उड़ा दो तो 2 से उड़ेगा ये 57 बार, इसको 2 से उड़ा दो ये उड़ जाएगा 43 बार। ये जो रेशो आएगा ना, ये रेशो आएगा उनके कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि ये ए का कॉस्ट प्राइस है, ये बी का कॉस्ट प्राइस है। तो ये जो रेशो आएगा ये उनके कॉस्ट प्राइस का आएगा, ये उनके क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। तो मुझे पता चल गया कि उनका क्रय मूल्य क्या है, ये है। अच्छा, दोनों का क्रय मूल्य कितना है, दोनों का क्रय मूल्य 624 है। तो 7 और 3 10 का 0, कैरी 1, 5 4 9 और 1 कितना हो गया 10, तो ये आ गया। अब आपसे बोला है कि उनकी लागत मूल्य में अंतर बताओ, उनके कॉस्ट प्राइस में अंतर बताओ, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है। तो दोनों में अंतर है भैया 14 का। कितने का अंतर है, 14 का। ठीक है, अब यहां पे आप यूनिट डिजिट देखो तो 4 इंटू 4 16 का 6, आखिरी में 6 आएगा और 6 एक ही ऑप्शन में है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। अभी एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसमें पहले इतना समझ लो फिर आगे बताता हूं। क्लियर हुआ, फिर से सुनो। एक को बेचा 14% हानि पर, 100 में से 14 गया, एक को 14% लाभ पर, और दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो जाता है। ए यहां है बी यहां है। भाई ये एक प्रकार से क्या है कि पहली चीज की जो भी कीमत है आपने उसको 86% पे बेचा, तो जो कीमत है उस पे बेचा ना, इसलिए क्रय मूल्य आएगा। ऐसे ही यहां पे होता है। 2 से कट गया ये 57 बार, ये 43 बार है ना। तो दोनों का क्रय मूल्य 624 है, इन दोनों को जोड़ा तो 100 आया, दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर 14 का है। तो आपको पता चल गया कि 4 और 4 16 का, 6 आखिरी में 6 आएगा, 6 की ऑप्शन में, बात खत्म। क्लियर है। तो ये जो अनुपात आएगा हमेशा यही आएगा। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अब इसकी जो हम ट्रिक लगा सकते हैं वो ये कि आप कभी भी विक्रय मूल्य का अनुपात बनाइए। तो एक को 14% की हानि पर बेचा यानी 86, एक को आपने 14% के लाभ पर बेचा यानी 114। क्या ये कट रहा है तो काट दो। अच्छा चलो, आप तो ऐसा करो कि विक्रय मूल्य के अनुपात को अगर उल्टा कर दें तो वो हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात आता है। विक्रय मूल्य के अनुपात को उल्टा कर दें तो वो क्रय मूल्य का अनुपात आता है। ये लॉजिक का आप समझ सकते हो सॉल्यूशन हो गया। ऐसा क्यों होता है ये इससे आपको पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य के अनुपात को उल्टा कर दो, वो क्रय मूल्य बन जाएगा। अगर ये 86 और 114 है
तो एक्चुअल में जो क्रय मूल्य का अनुपात आएगा वो 114 और 86 आएगा। ये अलग बात है कि दोनों कट रहे हैं, तो 2 से कटेगा कितनी बार? 57 बार। 2 से ये कटेगा 43 बार। तो भाई ये आ गया उनके क्रय मूल्य का अनुपात। क्या आ गया? ये क्रय मूल्य का अनुपात। और ऐसा क्यों पलटता है वो मैंने आपको बताया, इसलिए पलटता है। तो ये इसका ट्रिक हो गया। इतने में भी आप निपटा सकते थे कि अच्छा 14% की हानि पे बेचा, 14% के लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य का अनुपात उल्टा कर दो, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 114/86, 2 से कट गए, ये आ गया। डायरेक्ट ये वाली प्रोसेस आप यहां कर सकते थे। क्यों ऐसा होता है? ये उसका सॉल्यूशन है, ये उसका प्रूव है। क्वेश्चन हलवा हो गया। अभी बहुत टाइप है यार, अभी है ना, चीजें बहुत प्रकार की आएंगी अभी आगे। चलिए आगे चलते हैं। इसको याद रखना, अभी ये आगे और काम आएगा, अभी सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग सवाल आएगा अभी और। हम्म। आयुष्मान जी, हमने शुद्ध हिंदी में समझाया कि ये पहली चीज का क्रय मूल्य है, ये दूसरी चीज का क्रय मूल्य है। तो जो आएगा वो ये पहली चीज का क्रय मूल्य, दूसरी चीज का क्रय मूल्य, क्योंकि आप ए और बी मतलब दोनों के क्रय मूल्य को ही रख रहे हो। नहीं सुधीर, हाँ एसपी सेम होगा तभी ऐसा करेंगे। ये क्वेश्चन अलग है और इसका कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूं मैं। आप पढ़ो, आपको याद दिलाता हूं। हर जगह लगेगा पलटने वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रश्न में शर्तें सारी होनी चाहिए ना। मोहन एक ही कीमत पर दो वस्तुएं बेचता है, एक को 20% के लाभ पर, एक को 20% की हानि पर, कुल लाभ या हानि बताएं। मैंने आपसे कहा था परसेंटेज के चैप्टर में कि अगर एक प्रॉफिट में है और एक लॉस में है और दोनों का परसेंटेज सेम है, तो आंसर हमेशा, ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा लॉस में आता है, हानि में आता है, यह ध्यान रखना। और इसकी ट्रिक होती है, जो भी रेट है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे दो। और माइनस का मतलब क्या है कि आंसर हमेशा हानि में आएगा। पर ये कब? देखो, एक को आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा, एक को 20% लॉस पर बेचा, यानी परसेंटेज सेम है, दोनों का प्रतिशत सेम है। एक प्रॉफिट एक लॉस होना चाहिए। अगर दोनों प्रॉफिट है या दोनों लॉस है तो ट्रिक काम नहीं करेगी। परसेंटेज अलग अलग है, ट्रिक काम नहीं करेगी। परसेंटेज सेम होना चाहिए, एक प्रॉफिट एक लॉस होना चाहिए, तब ये ट्रिक आपकी काम करेगी। तो नंबर का यानी रेट का स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो, तो आपके पास 20 है, 20 का वर्ग करके 100 का भाग दे दो, 400 में 4 का भाग गया, 4% की हानि, 4% का लॉस। ये आपका आंसर है। कछु समझ आई? ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई। पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर एक 20 एक 25 हो, तो एक 20 हो एक 30 हो, तो फिर उसकी डिटेल्ड मेथड है, उसको आपको फिर बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। तो फिर आप यहां पे शब्दों पर ध्यान देना। एक ही कीमत पर दो चीजें खरीदी। अब मुझे ये तो पता है, आपने इस लाइन को पढ़ के ये तो समझ लिया कि दोनों का क्रय मूल्य सेम है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, पर कॉस्ट प्राइस है कितना ये तो पता ही नहीं है। तो हम इससे मुझे ये समझ में आया कि दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है वो सेम है। अच्छा, दोनों ही 20% है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ। तो पहले आपने बेचा तो 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा, फिर एक में लॉस हुआ तो 5 रुपए की चीज को 4 में बेचा, है ना। अगर परसेंटेज सेम है तो आप ये ट्रिक लगाना, लेकिन परसेंटेज अलग अलग होंगे तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो सीखो, ठीक है, मेथड। तो आपको पता है कि दोनों का क्रय मूल्य कैसा होना चाहिए भाई? दोनों का क्रय मूल्य सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का क्रय मूल्य सेम होना चाहिए। तो 5 रुपए की चीज 6 में जा रही है,
₹5 की चीज आपकी 4 में जा रही है, तो आपको पता है कि ये हो जाएगी 25 की और ये हो जाएगी आपकी 24 की। यानी भैया एक का नुकसान हो रहा है, 25 की चीज 24 में जा रही है, तो एक का नुकसान 25 पर, यानी 4% का लॉस, 4% का लॉस। पहले लॉस हो बाद में प्रॉफिट हो या पहले प्रॉफिट बाद में लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में ट्रिक लगेगी। ऐसा कहीं मैंने नहीं लिखा कि पहले प्रॉफिट हो बाद में लॉस हो, पहले लॉस बाद में प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट बाद में लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिक दोनों केस में काम करेगी। क्या मैंने पढ़ने में गलती कर दी क्या? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दिया, सेलिंग प्राइस है ना, भावनाएं वही थी। एक ही कीमत पर दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है। हम्म एक ही कीमत पर दो वस्तुएं बेचता है। अब अगर आप चाहें तो इसमें और थोड़ा सा, एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका आपको बताता हूं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये हमने कमी वृद्धि से कर दिया कि एक को 20% लाभ पर फिर एक बार 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, ये कमी वृद्धि से हो गया। अगर सेलिंग प्राइस सेम के मामले में हम चलें, तो एक को आप ₹5 की चीज को, अब ये रेशो नहीं है, अब आप समझो कि ये रुपए है, ₹5 की चीज ₹6 में, और एक है ₹5 की चीज ₹4 में। अगर मैं प्रश्न को रुपए मानकर करूंगा ना, तो थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, और अब इस लाइन का यहां पे रोल रहेगा। पहले मैंने रेशो से करा, अब मैं इसी सवाल को रुपए से कर रहा हूं। अब एक और चीज समझ लेना, क्योंकि उनका सेलिंग प्राइस सेम है, उनका विक्रय मूल्य सेम है, तो एक चीज को माना कि ये ₹5 की है, 6 में बेचा, ₹5 की ये 4 में बेचा, पर भाई विक्रय मूल्य तो सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो उसको करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से गुणा करूंगा और इसको 3 से गुणा करूंगा। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ताकि 6 दूनी 12, 4 तिया 12 हो जाए। तो देखो गुणा तो इसमें भी होगा, तो 5 का दुगना हो गया 10, 6 का दुगना हो गया 12, 3 का 5 गुना हो गया 15, और 3 का 4 गुना हो गया 12। ये ₹10 की चीज, ₹15 की चीज, टोटल हो गई ₹25 की। ये ₹12 की चीज, ₹12 की चीज, टोटल हो गई ₹24 की। तो ₹25 की चीज 24 में बेची, ₹1 का नुकसान हुआ, ₹1 का नुकसान 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन आंसर आएगा 4% का लॉस। ऐसा भी करना पड़ सकता है, और आगे इसका काफी काम पड़ने वाला है, क्योंकि परसेंटेज अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, तो फिर ये करना पड़ेगा। अब देखो दोनों का विक्रय मूल्य आपने सेम कर लिया ना, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, तो 6 को मैं 2 से गुणा कर दूं, 4, दोनों को मुझे सेम बनाना है, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, दोनों को 12 12 मुझे बनाना था, इसलिए ऐसा हो गया। क्लियर? परसेंटेज सेम है तो आंसर हमेशा लॉस में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। बुक में थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर मैं बुक में सेम क्वेश्चन दूंगा, कोर्स में सेम क्वेश्चन दूंगा, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा ना, इसलिए हमने क्वेश्चंस अलग अलग रखे हैं, ताकि आपको हर जगह अलग अलग चीजें मिले और प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा मौका मिले। हम्म अब देखो, ₹12,000 प्रति मशीन की दर से दो मशीनें बेची, इस लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा,
प्रश्न में रुपए जरूर दिया है, पर ऑप्शन अगर परसेंटेज में है तो हम रुपए को यूज ना करके केवल उसका बस एक जो क्रक्स है, जो एसेंस है, वो ले लेंगे। 15,000 रुपए की दर से दो मशीनें बेची, इस लाइन का मतलब ही यही है कि दो चीजों का सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। यार 15,000 में आपने प्रत्येक मशीन को बेचा, यानी पहली भी 15,000 में बेची, दूसरी भी 15,000 में बेची। इट मींस कि आपने दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। यू सोल्ड बोथ ऑन सेम सेलिंग प्राइस, है या ना? तो ये अपने काम का है। अब हम 15,000 को यूज नहीं करेंगे, बस मुझे ये लाइन पता करनी थी जो चल चुकी है। एक को 20% के लाभ पर बेचा, मतलब एक अगर 5 रुपए की है तो आपने 6 में बेचा, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। और एक को 40% की हानि पर बेचा, 40% का मतलब 2/5 होता है। तो अगर कोई चीज 5 रुपए की है तो आपने उसको 3 में बेचा। और याद रखना, ऐसे केस में हम हमेशा रुपए मानकर प्रश्न को करेंगे। तो ये 5 रुपए की है, 6 रुपए में बेचा, 5 रुपए की है, 3 रुपए में बेचा। अब भाई इन्होंने पहले ही लाइन में बोल दिया कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर करो, सेलिंग प्राइस सेम करो। तो मुझे बताओ, ये 6 है, ये 3 है, तो इसको नहीं छेड़ते हैं, केवल इसको दुगना कर देते हैं, है या ना? इसको दुगना कर देते हैं। तो ये दुगना होके क्या बनेगा, 6 रुपए। ये दुगना होके क्या बनेगा, 10 रुपए। इसको मत टच करो। अब देखो, ये भी 6 रुपए, ये भी 6 रुपए, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। तो 5 और 10 दोनों का कुल प्राइस 15 है। 6 और 6 दोनों को टोटल कितने में बेचा है, 12 में। तो 15 रुपए की चीज 12 में बेच रहे हो, तो यार तुम्हें तो नुकसान हो गया 3 रुपए का। किस पर हुआ, 15 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप यहां पे सॉल्व करोगे, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से कैंसिल होगा ये, तो आपका आंसर आएगा 20%। 20% का नुकसान, लॉस, हानि, घाटा, 20%। ठीक है। आया मजा? ठीक है, विक्रय मूल्य सेम करना था। तो ये तो 6 है, इसको 6 बना दिया, तो ये बेचारा 10 हो गया। तो दोनों हो गए 15 के, दोनों बेचे 12 में। 15 की चीज 12 में, 3 रुपए का नुकसान, 15 पर मल्टीप्लाई बस, और 20% का लॉस, 20% की हानि। ठीक। लॉस ही क्यों हुआ? देखो, थोड़ा सा अगर आप अपने पास जो इतनी सारी बुद्धि रखी हुई है, अगर उसका थोड़ा सा प्रयोग करने का कष्ट करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि 15 रुपए की चीज को अगर 12 रुपए में बेचोगे, चीज लाए तुम 15 की, बेचोगे 12 में, आगे तुम खुद समझदार हो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बुद्धि को इतना संभाल के मत रखो, उसको यूज करो, नहीं तो वो गोबर बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में पूरा, वैसे ही भरा पड़ा है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। हम्म। कहां लेके जाओगे इतना सारा? दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4880 के मूल्य पर बेचा। तो कवि ने यहां की पहली पंक्ति में ही कह दिया कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, शब्दों पे ध्यान देना सीखना ना, प्रत्येक को मतलब क्लियर है कि हर चीज को इतने में ही बेचा, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर 22% का लाभ, एक पर 20% की हानि, कुल मिलाकर कितने का लाभ या हानि, वही का वही सवाल है। अब भाई 22% का लाभ, 22% का मतलब क्या हो गया, 22/100, दो से ही कट पाएगा, तो 11 बार और 50 बार। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लाभ है, तो 50 में 11 का प्रॉफिट है, तो 50 रुपए की चीज को आपने 61 में बेचा। 20% की हानि, यानी 5 में से एक गया, 5 रुपए की चीज को आपने 4 में बेचा। अब विक्रय मूल्य सेम करना है, सेलिंग प्राइस आपको सेम करना है, यही आपका मेन टास्क है, और सॉल्व कर लो। हम्म। ठीक है।
चलो, तो ये 61 है, ये 4 है, इन दोनों को आपको सेम करना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रश्न रुपए में है, तो यहां पे 4 का गुणा और यहां पर आप कर दोगे 61 का गुणा, है ना। तो 4 का गुणा दो तरफा होगा, तो 50 का 4 में गुणा किया 200, 61 का 4 गुना कर दिया तो ये आ गया 244, 61 का 5 गुना किया तो ये आ गया आपका 305, और 61 का 4 गुना किया तो ये आ गया 244, है ना। तो टोटल हो गया कितना, 505। ये कितना हो गया आपका, 24 का दुगना 48 यानी 488। तो 505 में लाए, 488 में बेच दिया, तो 12 और 5 17 रुपए का नुकसान हो गया क्या, इनमें अंतर 17 का है, तो 17 का आपको नुकसान हो गया। किस पर हुआ भाई, 505 पे हुआ। मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर दोगे 100 का, ठीक है ना। तो 17 का नुकसान हो गया 505 पर। तो एक बात तो कंफर्म है कि आंसर लॉस में आएगा, प्रॉफिट में तो आ नहीं सकता। आंसर आपका किस में आएगा, आंसर आपका लॉस में आएगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब जो मैं लॉजिक लगा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अगर मैं नीचे 505 को थोड़ी देर के लिए 500 मान लूं तो आंसर क्या आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 का भाग दिया, ये आएगा 3.4। अब आप क्या गलती कर सकते हो कि आप 3.4 आंसर लगा दो, जबकि आंसर 3.4 मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हमें यह तय करना बड़ा मुश्किल है भाई, 505 होता तो क्या, ये तो 500 आया। तो अब यहां पे दो संभावनाएं कि हो सकता है आंसर 3.4 हो सकता है आंसर 3.6 हो। अब हमें यह तय करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नीचे 505 था, मैंने 500 माना तो 3.4 आया। अगर नीचे 500 से संख्या बड़ी होगी, अगर नीचे संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 3.4 से बड़ा आंसर तो आ ही नहीं सकता, मतलब 3.6 आंसर आ ही नहीं सकता। अगर नीचे संख्या और बड़ी होगी तो आंसर छोटा होगा, यानी आंसर 3.4 से भी कम आएगा। तो एक बात कंफर्म है कि आंसर 3.4 से बड़ा नहीं आ सकता। तो 3.4 से बड़ा आ नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है, तो टेंशन नहीं लेना, यही आएगा 3.4, क्योंकि इससे बड़ा आंसर आ नहीं सकता। नीचे संख्या बड़ी होगी तो आंसर और छोटा होगा। छोटा मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई 3.4 की जगह हो सकता है वो 3.38 हो जाए, तो 3.38 भी क्या है, अपने आप में 3.4 के बराबर है। पर यह बात कंफर्म है कि आंसर 3.4 से ग्रेटर नॉट पॉसिबल। क्लियर। चलिए भाई, तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। सारे प्रश्नों में आपको आनंद आया होगा, और अब थोड़ा कंफ्यूजन आता रहेगा जाता रहेगा, इसलिए प्रश्नों की भाषा पे ध्यान देना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कि आज से एडवांस मैथ्स की क्लास आपकी मॉर्निंग में ही होगी, तो अभी 1 घंटे का गैप है, 10 से 11 बजे वापस मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो उस क्लास में आप सभी फिर से पधारिए। ओके, बिल्कुल सिलेक्शन लेकर आओ, बिल्कुल मुलाकात होगी। ठीक है, सॉल्व ऐसे ही करेंगे, 505 का भाग नहीं देंगे हम, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।